अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा फैलते ही जहां दीगर बीमारियों में मुब्तला लोगों को एहतियात का कहा गया, वहां दमे के मरीज़ को सबसे ज़्यादा एहतियात का कहा गया। बिकॉज़ कोविड-19 की एक अलामत सांस में दुश्वारी भी है, तो जितना हो सके दमे के जो मरीज़ हैं उनको एहतियात बरतना लाजमी है। वो कहते हैं ना कि आजकल सांस की बीमारी जो है वो बहुत आम हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो आम बीमारी है वो है दमे की बीमारी। देखा गया है सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं इससे बच्चे मुतासर होते हैं, और बच्चे की एज के साथ साथ ये बीमारी बढ़ती भी जाती है। तो जितना हो सके आप इसका एहतियात कीजिए, और जितना पॉसिबल हो आप जो है वो डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपने टाइम पर उस पर रुजू नहीं किया, डॉक्टर से कोई दवा नहीं ली, तो ये शिद्दत इख्तियार कर सकती है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो दमा भी है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी पे भी। तो जो भी आपके मसाइल हैं इनके हवाले से, या जो भी दीगर मसाइल बीमारियों के हवाले से हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं 10 से 11 बजे के दरमियान। हमारे साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे साथ हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अताउर रहीम मौजूद है। उनको हम सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे दमे पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी पे भी। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि दमा है क्या? अच्छा देखें, जैसे कल हम थोड़ा सा जिक्र किया था कि हमने कि बेसिकली होता क्या है कि जो सांस की नालियां हैं, ये मेन नाली है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, बड़ी नाली है। उसके बाद फिर ये आगे ब्रांचेस की तरह डिवाइड हो जाती है और फिर मज़ीद छोटी होती चली जाती है। ठीक है। अच्छा, ये नालियाँ नॉर्मली जो हैं वो कभी सिकुड़ती और फैलती हैं बाज़ औक़ात, ठीक है, हर वक्त नहीं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इनकी इलास्टिसिटी जो है, फैलने और सिकुड़ने की जो सलाहियत है, अगर उसमें फ़र्क आ जाए या ये सिर्फ सिकुड़ के रह जाएं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो हवा है वो हमारे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो हम कल बात कर रहे थे, गुब्बारे की तरह छोटे छोटे बैलून्स होते हैं जिसे एल्वुलाई कहते हैं, वहाँ तक एयर नहीं पहुँचती, और अगर पहुँचती है तो ट्रैप होती है और मुश्किल से बाहर निकल रही होती है। ऐसी सूरत में ऑक्सीजन जो है वो असल मकसद क्या होता है सांस लेने का, कि पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुँचे, बिल्कुल। ब्लड से एब्जॉर्ब हो ऑक्सीजन और वो पूरे जिस्म तक पहुँचे। अब अगर फ़र्ज़ करें कि बिल्कुल सांस की नालियाँ जो हैं अगर उसमें सिकुड़ाव पैदा हो जाएगा तो खुल के सांस नहीं आएगी, जो अमाउंट ऑफ लीटर्स हमें एयर चाहिए है वो नहीं पहुँचेगी, और ऐसी सूरत में फिर दिक्कत पैदा होगी। यानी सांस जो है वो जो भी पेशेंट है, मरीज़ है, वो हाँफने लगेगा और उसकी सांस फूलने लगेगी। यानी अब उसमें क्या होता है कि या तो जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि वो स्पेस जो है वो कम हो गई है, एक चीज़। और दूसरा ये है कि या तो एक वजह ये होती है कोई चीज़ बाहर से अगर प्रेस कर रही हो तो भी सांस की नाली दब सकती है, अमूमन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। या सांस की नाली के अंदर जो है वो जो सेक्रीशंस हैं, यानी जो रतूबत है, वो उसकी मिकदार अगर बढ़ जाए तो ऐसी सूरत में भी जो है वो एज़मा डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब कोविड-19 चल रहा है और स्पेशली दमे के पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप जो है वो एहतियात बरतें, जी। तो वो किस तरह से एहतियात बरत सकते अच्छा हैं? देखें, बात ये है कि दमे के मरीज़ ख़ास तौर पे हसासियत उनमें बड़ी भी होती है। इसके मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं एक्चुअली एज़मा की। एक तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज़मा है, यानी जिसकी जो आप यानी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइजेज़, और उनको एक वक्त ये आता है कि कंपैरेटिवली उनके सांस लेने का अमल और उनके दिल की धड़कन के रेशियो में फ़र्क आने लगता है। सही। और फिर ऐसी सूरत में या तो जो उनकी जो सांस लेने की शरियानें हैं और वो जो नालियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसी सूरत में वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज़मा कहलाता है। उसके अलावा ड्रग इंड्यूस भी होता है, कुछ अद्वियात हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे भी जो है वो सांस में सिकुड़ाव आ जाता है नालियों में। इसके अलावा एलर्जिक, जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है वो एलर्जिक इंड्यूस्ड है, यानी एलर्जिक राइनाइटिस जिसे हम कहते हैं, नज़ला होना बार बार, ये चीज़ इसका मतलब है कि हसासियत बढ़ रही है। तो हसासियत बढ़ने की सूरत में सिकुड़ाव पैदा हो रहा है। अब जब हम कोविड की बात करते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि कोविड के अंदर जो मेन सिम्टम्स देखने में आए हैं अभी तक भी, और जो पेशेंट्स आते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें सांस का ही ज़्यादा इशू आता है। अगर आप देखें कि चाहे हम सेंस ऑफ स्मेल की बात करें, वो तब्दील होने लगती है, क्योंकि ये अटैक करता है और पहले जो नाक की अंदर की जो झिल्ली है वहाँ पर जाके ये रिसाइड करता है, और वहाँ से ही फिर ये मज़ीद नीचे उतरता चला जाता है, जिसमें फिर गले का दर्द होना और उसके बाद फिर सांस में यानी दिक्कत पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसे डिस्निया भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी अगर कोई एज़मेटिक पेशेंट है, भले चाहे वो अद्वियात ले रहे थे, एहतियात कर रहे थे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उनको अटैक हो जाए कोविड का, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो कहते हैं ना डबल एक्शन होना, कि एक तो ऑलरेडी उनके जो है सांस की नालियों में सिकुड़ाव पैदा हुआ था, प्लस कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड वायरस क्या कर रहा है
कि जो एल्वुलाई हैं, जो बैलून्स हैं, उनको खाना शुरू कर देता है, उनको ख़राब करना शुरू कर देता है। तो ऑक्सीजन वैसे ही एब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से बहुत ही हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, एस्मेटिक पेशेंट्स, खुदा न खास्ता अगर उनको कोविड हो। डराना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि एहतियात की, जैसे अभी आपने बात की कि आइसोलेट रखना होता है ऐसी सूरत में, ख़ास तौर पे बिल्कुल भी वो एक्सपोजर ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सफाई सुथराई की जो हम बात करते हैं कि हाइजीनिकली जो है वो अपने आप को जितना क्लीन रख सकते हैं ताकि वायरस अटैक ना करे, खुदा ना खास्ता वायरस अटैक सिर्फ करे। दमे के पेशेंट्स नहीं, हम तमाम लोगों को जो है वो एहतियात बरतने की ज़रूरत है, बिकॉज कोविड-19 चल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि इसकी वजूहात क्या बनती है दमे की? अच्छा देखें, जैसे मैंने अभी कहा कि इसकी 3 जो यानी टाइप्स हैं, तो उसकी जो वजूहात हैं वो वही बनती हैं कि एक तो एक्सरसाइज इंड्यूस हो जाता है, ड्रग की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा जो दूसरी सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है वो बार बार नज़ला ज़ुकाम का होना है, यानी वो सेंसिटिविटी है। बेसिकली क्या मकसद होता है? मकसद ये है कि वो मरीज़ जिनको हसासियत ज़्यादा है, छींकें ज़्यादा आती हैं, कुछ आपने देखा होगा लोगों को, आम लोगों के मुकाबले में ज़रा सी धूल मट्टी में अगर उनका एक्सपोजर होता है तो उनमें नज़ला जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, पीछे से भी गुजरने लगता है। अब ये चीज़ जब अंदर जाती है, ये चीज़ आपकी सांस की नालियों में जब उतरती है, जो नज़ला जिसे आप कहेंगे यानी सिक्रीशंस, तो वो फिर आपका जो पैसेज है, जो रास्ता है, उसको कम कर देगा, उसको कंजेस्टेड कर देगा। जब कंजेशन होगा तो एस्मा प्रोड्यूस होगा, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस एस्मा भी कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि ये जो अलामत है, ये जो दमे की बीमारी है, वो बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है और एज के साथ साथ बढ़ती भी जाती है। तो ये क्या वजह है कि सिर्फ बच्चों में पाई जाती है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में है, बड़ों में भी ये चीज़ डेवलप होती है। डॉक्टर साहब, हम इसको तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? साहब से बात कर। बिल्कुल कीजिए जी प्लीज। जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, जी बोलिए। मेरे ख्याल से टीवी का आई थिंक volume कुछ कॉल में प्रॉब्लम है। ठीक है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे थे? देखिए, के हवाले बच्चों से? में है, बिल्कुल बच्चों में एस्मा डेवलप होता है, बड़ों में भी होता है, टीनेजर्स में भी है। और एक चीज़ ये है कि एक्सपोजर जब हो रहा हो, अच्छा जो एनवायरमेंटल यानी जो इंड्यूस होता है, जो केमिकल इंड्यूस जिसे हम कहते हैं, यानी कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे मुस्तकिल तौर पे रेगुलर बेसिस पे आपका एक्सपोजर हो रहा हो डस्ट से, डस्ट पार्टिकल से, केमिकल से, जहाँ जैसे मैंने कल भी बात कही थी, जो फैक्ट्रीज़ हैं करीब में लगी हुई हैं, धुआं उनका मुस्तकिल आ रहा है, तो वो जब इन्हेल होता रहेगा तो हसासियत बढ़ते बढ़ते जो है वो इस हद तक पहुंच जाती है कि सुकड़ाव पैदा हो जाता है सांस की नालियों में, जिसकी वजह से एस्मा हो रहा होता है। तो ये जो एनवायरमेंटल एस्मा हो गया, केमिकल इंड्यूस जिसे हम या ड्रग इंड्यूस कह लें, बहुत सारी अद्वियात से भी होता है। इसके साथ साथ जब बच्चों में, क्योंकि एलर्जी को अगर हम कंट्रोल ना किया जाए बर वक्त, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, क्लीनलीनेस की बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं, सफाई सुथराई की बात करते हैं। आप बच्चे बाहर अगर खेल रहे हैं, डस्टी एरियाज़ के अंदर हैं, उसके बाद साफ भी नहीं रख रहे हैं, ना हाथ पैर अपने क्लीन कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में बार बार जो है वो एलर्जेंस जो हैं वो जा रहे हैं। बॉडी की इम्यूनिटी अपनी जगह पे बढ़ती है, लेकिन बहरहाल ये है कि रिस्पॉन्सिवनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है। ठीक है, कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ठीक है, कॉल हमारी आई थिंक ड्रॉप हो चुकी है, ओके, बट आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं और बात हो रही है दमे के हवाले से। डॉक्टर साहब, आप क्या अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि जब हम कहते हैं कि बाज़ वक़्त किसी चीज़ से एलर्जी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी इलाज का वो हिस्सा, हम एंटी एलर्जी मेडिसिन्स की तो बात करते हैं कि जी एंटी एलर्जी मेडिसिन्स दी जाएं, इतने अरसे तक उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस एलर्जिन जिनका आपको आइडेंटिफाई हो जाए। मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं जिन्हें पता है कि जी ज़रा सा अगर वो घर में अगर झाड़ू भी दिल रही होगी, मॉपिंग हो रही होगी, तो ऐसी सूरत में आप जो है आपको एलर्जी होने लगती है, आपको छींकें आने लग जाती हैं, आप अवॉइड करें। मास्क का इस्तेमाल इवन उस वक्त पे भी किया जा सकता है ताकि डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। घर की सफाई हो रही है, जाले साफ़ किए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप उससे अवॉइड करें। प्लस जैसे अभी इस वक्त हम बात कर रहे थे कि बकरीद के हवाले से ख़ास तौर पे कि ऐसा सीज़न है कि इस वक्त लोग जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है जानवरों के दरमियान होते हैं और उनके साथ जो है वो क़ुर्बत होती है, ठीक है। अब ऐसी सूरत में थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि डस्ट अगर उड़ रही है, हवा चल रही है, और जानवरों में भी क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स, उनकी स्किन में बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, हेयर,
तो वो कैरी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जेंस। तो बच्चों को ख़ास तौर पे जिनको अगर प्रॉब्लम है वो तो लाजमी तौर पे इसको अवॉइड करें, मास्क का इस्तेमाल करें। एटलीस्ट होगा ये कि मास्क से कि डायरेक्ट एक्सपोजर तो नहीं होगा ना, जो क्वांटिटी ऑफ एलर्जेंस हैं जितनी कम अगर मिकदार में वो जाएगा, क्योंकि बहुत बारीक होते हैं ज़र्रात, तो कोशिश ये होती है कि जितना मैक्सिमम अवॉइड किया जाए, बजाय इसके कि आप वो गहरी सांस अगर वहाँ बच्चे लेंगे तो वो नुकसानदेह। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप पूछना चाहेंगे? पूछना आपके, मेरे भाई जो हैं वो एस्थमा के मरीज हैं, जी, पुराना एस्थमा है, काफी उनको एलर्जी वाला है। जी जी। आजकल कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज हैं वो। ओके। तो वो कहते हैं, अभी आप जरा मुझे ये बताएं कि मतलब उनको घर आने के बाद भी कितने दिन मतलब एहतियात करनी है उनको, और कहते हैं क्या उनको खाने में ऐसा दिया जाए कि इम्यूनिटी डेवलप हो। जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड को भी कोविड हुआ था। जी अभी जी। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनका दूसरा टेस्ट भी अभी मुस्बित आया है। जी जी। 21 डे मतलब उन्होंने आइसोलेशन किया है। ठीक है। ठीक है, तो दूसरा भी उनका मुस्बित ही आया है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब उनको क्या एहतियात करनी है, और क्या मतलब खाना पीना अल्लाह का शुक्र है मैंने सब उनको दिया, स्टीम भी दिलवाई है, कहवा दे दी थी उनको, और कहते हैं बकरे का गोश्त की यखनी वगैरह, अल्लाह का शुक्र है, वैसे अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह से ठीक है जी। लेकिन अब ये जो दोबारा मुस्बित टेस्ट आया है तो मतलब ऐसा क्यों है, अच्छा। और फिर अब क्या एहतियात करनी है? जी जी। अच्छा देखें, और हम मतलब जी जी बिल्कुल सही है। देखिए जैसे आपने दोनों केस के हवाले से कहा कि एज़मेटिक पेशेंट है, पहले आपने उनका बताया, उनके भाई तो उनके अपने भाई का, तो उसमें ख्याल ये रखने की ज़रूरत है। देखिए एज़मेटिक पेशेंट में आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट अभी बेहतर है या नहीं है, उसकी अलामात पर है। अगर तो सांस नहीं फूल रही है, अगर तो जिस तरीके से अमूमन पसीने भी आना शुरू हो जाते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, एज़मेटिक पेशेंट्स को घुटन महसूस होने लगती है, अगर ये अलामात में कमी है तो इट मीन्स के वो बेहतरी की तरफ हैं। अच्छा, जहाँ पे डॉक्टर्स ने अगर कोई मेडिसिन उनको एडवाइस की हुई है तो मेडिसिन उनको बाकायदगी से इस्तेमाल करनी है, चाहे वो स्प्रे की फॉर्म में हो, एरोसोल की फॉर्म में जिसे हम कहते हैं, या ओरल मेडिकेशंस हैं, या कोई स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, वो उसका इस्तेमाल बाकायदगी से करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अवॉइड अभी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, कम अज़ कम आइसोलेट इस तरह ना रहें कि आप बिल्कुल कमरे में बंद महदूद हो जाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने आप को जितना डस्ट एक्सपोजर से, क्योंकि देखें एज़मा का पेशेंट का मकसद ये हो गया कि नाक से या मुंह से जो भी सांस अंदर जा रही है उसमें चांसेस है कि वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है या एग्रीवेट कर सकती है, यानी सिम्टम्स बढ़ा सकती है। तो सिर्फ बेसिक एहतियाती है। जहाँ तक इम्यूनिटी की आपने बात की, अभी हस्बैंड के हवाले से भी आपने बताया कि दोबारा से पॉजिटिव आया, देखिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जैसे और आप ग़िज़ा अपने तौर पे बहुत बेहतर दे रही हैं, विटामिन सी, फॉलिक एसिड्स, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल भी इसमें बढ़ा दें, और नेचुरल जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल भी बढ़ाया जाए, वो भी बहुत बेहतर है एक चीज़। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर बॉडी की रेजिस्टेंस कम है, अगर क़ुव्वत मदाफ़ियत में कमी है, तो ऐसी सूरत में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं वो नाकाफ़ी होती हैं। अब वो नाकाफ़ी की सूरत में दोबारा री अटैक हो सकता है, ठीक है, यानी वायरस फिर दोबारा से इतना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है कि वो फिर बॉडी को थोड़ा सा डैमेज करे या नुकसान पहुँचाए। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ एहतियात और अद्वियात की ज़रूरत उस वक्त पेश आएगी कि जब ज़रूरत हो, वरना वैसे ऐसा नीड नहीं है कि आप कोई मेडिसिन उनको दें। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कोई हेलो, आई थिंक कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से। जी, मैं चाहूँगा बच्चों के हवाले से भी बता देता हूँ, थोड़ा सा इनका जवाब को थोड़ा सा और कंप्लीट कर लें। तो उसमें एक चीज़ ये है कि आपने जैसे एहतियात की बात की, बिल्कुल एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है। क़ुव्वत मदाफ़ियत का एज सच कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि जो ये साबित कर सके कि हाँ अब आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन ओवरऑल वेलबींग होना, आपका फ्रेश महसूस होना, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का अच्छा होना, ये चीज़ साबित करता है कि आप ओवरऑल आपकी स्टेट ऑफ वेलबींग में है, यानी बेहतर है आपकी सेहत। सिवाय इसके कि थोड़ा सा सपोर्टिव थेरेपीज़ दी जाती हैं कि जहाँ पे अगर कोई खुदा न खास्ता मुतासिर हो रहा हो, बस। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, अक्सर जो है वो जब दमे का अटैक होता है वो बहुत ही सिवियर होता है, तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? लेकिन इसका जवाब मैं आपसे लूँगी एक कॉलर के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अताब रहमान से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए प्लीज़।
डॉक्टर मेरे ना 4 दिन से सांस फूला हुआ आ रहा था और बात करते हुए भी फूल रहा है, लेकिन ना नजला है, जुकाम है, खांसी है। डॉक्टर को चेक करवाया तो उसने कहा मैदे की तेजाबियत है और ठीक है, उन्होंने मेडिसिन भी दी है, लेकिन सांस फूल रहा है। ठीक है। अच्छा, आपका वेट कितना है? 46। 46 केजी है, ओके। अच्छा देखिए, सांस फूलने में जहाँ तक हमने अभी ये बताया कि नज़ला ज़ुकाम का एक हद तक रोल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नज़ला ज़ुकाम लाजमी होगा तो सांस फूलेगी। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। एक तो ये है कि पहले चेस्ट को ऑस्कल्टेट यानी सुनना ज़रूरी होता है, जो आपके डॉक्टर ने अगर सुना हो चेस्ट को आपके, तो अगर कोई वीजिंग या रोंकाइज एक ख़ास आवाज़ आती है सीटी की तरीके की, जो कि स्टेथोस्कोप जब रखते हैं चेस्ट के ऊपर मुख्तलिफ एरियाज़ में तो हमें फ़ील होता है, आवाज़ सुनने में आती है, तो उससे पता चलता है कि जो सांस की नाली है उसके अंदर सुकड़ाव पैदा हो रहा है। अगर तो वो सुकड़ाव नहीं पैदा हो रहा और ऐसी सूरत में सिर्फ सांस फूल रही है तो उसकी दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं, यानी लंग्स के अलावा, ठीक है। तो उसको हमें थोड़ा सा रूल आउट करने की ज़रूरत है। बाज़ बात सिर्फ आपको अगर कमज़ोरी है, अगर कमज़ोरी लाहक है, तो ऐसी सूरत में आप जब फिज़िकल एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगी तो भी कंपैरेटिवली हार्ट का पंप करने का अमल और सांस लेने के अमल का जो एक टाइमिंग है, अगर उसमें थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो ऐसी सूरत में भी सांस फूलती है। अब फिज़िकल एक्टिविटीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी ये कि आप 12 से 1 के दरमियान मुझे कॉल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अगर कोई मेडिसिन एडवाइस करने की ज़रूरत पेश आई तो मैं आपको कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। डॉक्टर साहब, अभी हमने बात करनी है कि जब दमे का अटैक होता है तो आपको क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या आपको फ़ौरन अस्पताल का रुख करना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ घर में रखनी चाहिए जिससे आपको फ़ौरी आराम आ सके। ये तमाम चीज़ें अभी डिस्कस करनी है, लेकिन फ़िलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन और बात हो रही है दमे के हवाले से। नज़ला ज़ुकाम पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से मैंने ब्रेक से पहले पूछा था कि जब कुछ इस तरह का अटैक हो जाए दमे के पेशेंट को, तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, कि आपको फ़ौरी अस्पताल का रुख करना चाहिए या घर में कोई ऐसी चीज़ रखने की ज़रूरत है जिससे आपको फ़ौरी आराम आ सके। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखें, दमे के मरीज़ जो हैं इसमें क्योंकि ये क्रॉनिक है, बीमारी चलती है, एक बात जहन में रखिएगा कि अगर कोई पेशेंट को डायग्नोस हो गया है किसी पेशेंट को कि जी उनको दमा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये उसके लाइफ टाइम चलता है। मतलब मैं इसमें कोई डराना फिर अगेन मकसद नहीं है, लेकिन ये जहन में यही रखना आपसे पूछना था कि क्या ये लाइफ टाइम जी है हाँ, या इस पे जी हाँ। कहते हैं ना कि अगर एस्मा हो गया एक दफ़ा, ओके। यानी आपकी एक मैकेनिज्म बिगड़ गया ना अंदर का, जो हसासियत थी अब वो चेंज हो गई है। अब चाहे उसकी वजह कुछ भी बनी, चाहे वो एनवायरमेंटल एक्सपोजर बन गया, चाहे एक्सरसाइज बन गई या कोई भी हसासियत चेंज हो गई है, तो अब उसमें वापस नॉर्मलाइज नहीं होती है। उसको नॉर्मलाइज किस तरह किया जाता है? मेडिसिन के थ्रू। जब एक्यूट अटैक खुदा न खास्ता होता है किसी एस्मेटिक पेशेंट को, एकदम से सांस उखड़ने लगती है, तो देखिए फ़ौरी तौर पे जो अद्वियात दी जाती हैं, इसमें वो अद्वियात होती हैं जो कि सांस की नालियों को वापस फैलाती हैं, वापस नॉर्मल करती हैं। इसके साथ साथ स्टेरॉइड भी अब कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ आती हैं जो कि ब्रोंकोडायलेटर जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो शरियानों को फैलाने वाली, प्लस साथ साथ जो सोजिश हो गई है या सेक्रीशंस अंदर ज़्यादा बढ़ गई हैं उसको कम करने की अद्वियात जो है वो मिला के, यानी जो स्प्रे फॉर्म में आती है सॉरी, वो कॉम्बिनेशन फॉर्म्स में आती हैं, ठीक है, वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम एक कॉलर भी शामिल कर लेते हैं? जी जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही, कहाँ से? जी मैं गजाला बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरी बेटी है 15 साल की, उसके एक माह से उसकी वो स्मेल से नहीं आ रही, किसी भी चीज़ की उसे स्मेल नहीं आ रही। बाकी वो ठीक ठाक है, उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे स्मेल नहीं आती है किसी भी चीज़ की, ना खुशबू की ना किसी और चीज़। अच्छा, ऐसा कितने दिन से हो रहा है? 1 मंथ। कोई तकरीबन 1 माह हो गया है। 1 माह हो गया। इसके अलावा कोई और सिम्टम है? नहीं, कुछ नहीं, कोई सिम्टम नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, सिर्फ अगर ये अलामत है कि जिसमें सेंस ऑफ स्मेल तब्दील हुई भी है, ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस में भी हो जाता है। ठीक है। सॉरी, इनकी कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप होगी, लेकिन इनको जवाब मैं दे देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल चली गई और कोई अलामत मौजूद नहीं है तो खुदा न खास्ता कोविड ही है, ऐसा नहीं है। सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल का चेंज होना, बाज़ वक्त बहुत सारे ऐसे वायरसेस की बहुत टाइप्स हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में वायरसेस हैं
जो किसी पेशेंट के अंदर सिम्टम्स देते हैं, किसी में नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो कोई ऐसे वायरल इन्फेक्शन की सूरत में ऐसा होता है कि वो जो आपको सांस यानी जैसे कहते हैं ना सेंस ऑफ स्मेल, वो तब्दील हो जाती है, वक्ती भी हो सकती है। इसमें बहरहाल आप चाहें तो ईएनटी अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी थोड़ा कंसल्ट कर लें, फिजिकल एग्जामिनेशन भी वो चाहेंगे तो वो कर लेंगे, ताकि उनको पता चल जाए कि खुदा न खास्ता कोई अपरेंट कॉज तो उसकी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर परेशानी की बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे आपने स्प्रे की बात कर रहे थे जी। अच्छा देखें, होता ये कि एक्यूट अटैक की सूरत में एकदम से जो है ना वो सुकड़ाव बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। जब सुकड़ाव ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली सांस नहीं ली जा रही होगी, सांस खींच के लेनी पड़ेगी। सीटी की आवाज़ भी इस हद तक होती है कि रोंकाइज यानी फेल पेशेंट में से आवाज़ बाकायदा आने लगती है, और आप अगर कोई सामने बैठा है तो वो उस आवाज़ को महसूस कर सकता है, एक सीटी की टाइप की आवाज़ सॉरी। तो ऐसी सूरत में अब करना ये होता है कि जो इनहेलेशंस हैं, चाहे वो मतलब मैं अगर कहूँ बहुत कॉमन सा है वेंटोलिन इनहेलेशन जो यूज़ करते हैं, इनहेलर्स यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन स्टेरॉइड्स के भी आते हैं जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और जिस मिकदार में किए जाएँ कोशिश करें उसको उतनी ही मिकदार में यूज़ करें, इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। अमूमन मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो थोड़ी सी हुआ फिर उसके बाद स्प्रे कर लिया। जो डोजिंग, जो मीटर डोजिंग उसकी बताई जाती है उस डोजिंग के हिसाब से ही किया जाए। बाकी क्योंकि अगर एलर्जी इसकी वजह बन रही है तो हम एक्यूट अटैक की सूरत में तो इनहेलर दे देते हैं ताकि डायलेट कर दिया जाए, और साथ साथ जो है वो सपोर्टिवली एंटी एलर्जी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो एलर्जी जिसकी वजह से ये हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। तो डॉक्टर साहब, इनहेलर से क्या आपको आराम मिल सकता है? और ये भी जी, बताइएगा बहुत कि क्या आपको हर वक्त इसको अपने साथ रखना ज़रूरी है? साथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि आपका किसी ऐसी जगह पे एक्सपोजर हो जाता है या आप ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं पे, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न एरियाज़ में या जहां पर जो है वो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पॉलिन जो एलर्जीज़ हैं वो वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है। जैसे अभी इस्लामाबाद की हम बात करते हैं, लाहौर की बात करें, या इसके अलावा जो शुमाली इलाका जाते हैं तो वहाँ पर अमूमन ये चीज़ ज़्यादा मिलती है, देखने में आती है। तो और ठंडे मौसम के अंदर ख़ास तौर पे जो कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे ऐसी सूरत में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनको फ्रीक्वेंट अटैक्स हों। तो जो भी इनहेलर्स हैं वो अपने साथ ज़रूर कैरी करें, वरना ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता काफ़ी हद तक इमरजेंसी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। और ओरल मेडिकेशंस खुद से इस्तेमाल ना करें इस बीमारी के लिए मेडिकल स्टोर से कि जी ये मेडिसिन आप टैबलेट खा लें, इसके नुकसानात हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। क्रॉनिक वक्ती तौर पे तो शायद आपको आराम मिल जाए, आप मेडिकल स्टोर वाले को सोच रहे होंगे उन्होंने बहुत अच्छी दवाई दी थी आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन उसके जो नुकसानात हैं उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो अपने तौर पे कोई भी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई आम नज़ला बुखार खांसी वाली बात नहीं है, एस्थमा है और इसको प्रॉपर्ली ट्रीट होना चाहिए। जो डॉक्टर जिस डोज के साथ मेडिसिन एडवाइस करें आप उसे फॉलो। डॉक्टर साहब, जब हम मेडिकल जाते हैं और कोई भी दवा लेकर आ रहे हैं तो आप दीगर और मसाइल में जो है मुब्तला हो जाते हैं, तो ऐसा खुदारा ना करें। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप डॉक्टर के पास जाएं, अस्पताल का रुख करें। डॉक्टर साहब, कल भी मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव हुए, कॉल्स रिसीव हुए, क्योंकि एज़ यू नो कि कोविड चल रहा है और उसमें आम नज़ला या ज़ुकाम या दमा भी जो है वो लोगों को लगता है पैनिक क्रिएट हो जाता है कि कहीं हम जो है खुदा ना खास्ता कोरोना में तो मुब्तला नहीं हो गए। तो आप थोड़ी सी इससे भी आगाही हमारे नाज़रीन को दे दीजिए। अच्छा देखें, जैसे सिम्टम्स वेरी कर रहे हैं, मैंने कहा कि जब शुरू में कोविड का स्टार्ट हुआ तो उस वक्त जो सिम्टम्स थे बहुत ही टिपिकल से और वो डिस्कस भी होते रहे, हमने भी डिस्कस किए कि जिसमें फ़ीवर होना हाई ग्रेड 100-102 तक जाना या इससे ज़्यादा, और उसके साथ साथ सर में भी शदीद दर्द रहा, सेंस ऑफ स्मेल चेंज हुई, गले में दर्द, यहाँ पर पेन भी महसूस हुआ। उसके अलावा सांस लेने में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर मोशंस भी लग जाते हैं, यानी एब्डोमिनल सिम्टम्स भी आते हैं। लेकिन बाज़ों का अभी देखा ये गया कि कुछ जगहों पे हमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वेरी करें, यानी वो चीज़ नहीं मिली है। और सिवाय इसके कि थोड़ा बहुत फ़ीवर हुआ, थोड़ी बहुत खांसी हुई और उसके बाद ये चीज़ शुरू हो गई, इसमें खुश्क खांसी कॉमनली ज़्यादा रही है। तो ये सिम्टम्स वेरी बहुत कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये है कि टेस्ट अगर पॉसिबिलिटी है तो टेस्ट करवाया जाए, अगर शक ऐसा है। और ऐसी सूरत में फिर आइसोलेशन एहतियातन कम से कम, देखें ये नहीं है कि आप क्वारंटाइन में चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो दूसरों से अपने आप को अलग कर लें। बिल्कुल एहतियात ज़रूरी है। और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं रुकैया बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी प्लीज़ कीजिए। मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो मेरे गले में खुर खुर और आवाज़ आती रहती है और मेरा जो तालू है वो दुखता रहता है।
ठीक है। ठीक है। और इसके बाद डॉक्टर साहब ये होता है कि कभी मुझे बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आती हैं। ठीक है। अगर मेरी जमाई रुक जाए ना तो मुझे थोड़ा सा कानों पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है। और जो गहरा सांस होता है एक कितने सांसों के बाद वो थोड़ा कम आने लगता है। ठीक है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं एलर्जी की पेशेंट हूँ और जी। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ। मैं आजकल ले रही हूँ प्रीमैक्स जी जी। और राइनोक्लिनिल में भी डाल रही हूँ, नाक में ठीक है। स्प्रे कर रही हूँ। जी जी। तो क्या वजह होती है डॉक्टर साहब? अच्छा देखें, इसमें एक दो चीज़ें मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि हलक जो है वो जब आप सुबह उठती हैं तो आपको खुश्क महसूस होता है या तकलीफ़ होती है? नहीं डॉक्टर साहब, वैसे तालू दुखता है। सुबह उठो ना आवाज़ चेंज हुई होती है, जैसे कि आवाज़ डबल हुई होती है भारी और हो जाती तालू है। मेरा ठीक है। दुख रहा होता है। भारी हो जाती है। और ठीक है। उसके बाद ऊपर जो बात ये है कि जो मेरे नाक और ऊपर तालू के दरमियान जगह है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक हो गया। कभी कभी स्मेल भी आती है। उसकी अच्छा। वजह से मेरा ख्याल है कानों पे प्रेशर पड़ता है। जी। मेरे देखिए, वो जो है तो सांस ये की नाली एलर्जी। में हाँ। गहरा गिरता है, उसकी वजह से मेरा जो गहरा सांस है वो कभी तंग करके मुझे आता है। ठीक है। और ये जमाइयाँ बहुत ज्यादा आती हैं। जी जी। ठीक है। अच्छा देखें, कॉज तो ये है एलर्जी ही। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो पीछे से हम नज़ला गिरने की बात करते हैं, ये अमूमन जो है वो कॉमन होता है। ठीक है। और ऐसी सूरत में अमूमन वजह क्या बनती है कि ये स्टकअप हो जाता है पीछे। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि जिनको पीएनडी है यानी पोस्ट नेज़ल ड्रिप है, हलक के पीछे से नज़ला गुजरता हुआ महसूस भी होता है और गुजरता भी है, ऐसी सूरत में रात को कम से कम नमक के पानी के हल्के से गरारे करके सोना चाहिए। अच्छे तरीके से हलक को क्लीन करके सोएं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा खुश्क जगह को अवॉइड करें, यानी कि एसी का इस्तेमाल। एसी में जब अमूमन लोग सोते हैं तो होता क्या है, ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ऐसी सूरत में उनका जो है वो तालू जो है वो उसमें छिलन पैदा होती है, ड्राइनेस पैदा होती है। और अगर कोई छालिया का या गुटखे का इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो कुछ चीज़ें ये एहतियात करने की ज़रूरत है। एंटी एलर्जी मेडिसिन भी आपको दी जा सकती हैं। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा इंशाल्लाह 12 से 1 के दरमियान। तो अगर हुआ तो एक आध में मेडिसिन भी आपको एडवाइस करूँगा इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, आप कोविड के बारे में बता रहे थे। देखिए, तो बात ये हो रही है कि कोविड अगर सिम्टम्स अपीयर भी हो रहे हैं माइनर से, तो ऐसी सूरत में अगर टेस्ट हो जाता है बहुत अच्छी बात है। नहीं है, अगर नहीं अवेलेबल, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जाके यहाँ टेस्ट करा पा रहा है, ज़रा मुश्किल है। जो सुनने में आती है, मेरे पास अक्सर कॉल्स आती हैं पेशेंट्स की। तो ऐसी सूरत में कम से कम आइसोलेशन से मुराद ये कि अपने आप को ढाँप के रखें, ताकि अगर आपको हो भी रहा है खुदा ना खास्ता तो आप दूसरों को स्प्रेड ना करें। ठीक है। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि इसका क्योंकि एज सच ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ज़्यादा है, अगर तो यंग एज के अंदर ये चीज़ हो रही है तो ऐसी सूरत में सिम्टोमेटिक है तो उसको चाहे वो पैरास्टामोल से फ़ीवर अगर खुदा ना खास्ता है तो फ़ीवर उतारा जाता है। ठीक है। और एंटीबायोटिक डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, यानी डॉक्टर से ज़रूर रुजू किया जाए बहरहाल। और जो डॉक्टर एडवाइस करें, अगर कोई एंटीबायोटिक एडवाइस करते हैं सपोर्टिवली, थोड़ा सा अगर ओल्ड एज के लोग हैं तो ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक्स एडवाइस की जाती हैं ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल ना हो। ठीक है। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन का क्या रोल है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए? अच्छा देखें, एस्थमा का बेसिकली अगर हम कहा जाए कि ऑक्सीजन उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब एक्यूट अटैक हो। ठीक है। और ये भी उस सूरत में कि जब अगर आप देखें कि खुदा ना खास्ता इन्हेलर लेने के बावजूद जो है ब्रोंकोडायलेशन जिसे हम कहते हैं, सांस की नालियों का फैलाव हो रहा हो, लेकिन उस हद तक ना हो पाए जितना आप चाहते हैं, और ऑक्सीजन रिलेटिवली बॉडी के अंदर कम होने लगे, तो ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए होती है। ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज भी वक्ती तौर पे किया जाता है, एक आध दिन स्टेबल करने की भी दी जाती है, मेडिसिन दी जाती हैं, उसके बाद फिर डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है। ऐसा डॉक्टर साहब, लेकिन अक्सर- अमूमन कम होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए या जिम जाने से मना किया जाता है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, इसका असल में मसला ये है कि जैसे कार्डिक पेशेंट्स हैं, अगर जो हार्ट के पेशेंट उनसे कहा जाए भागो यहाँ, तो वो नहीं भाग सकते। क्यों नहीं भाग सकते? इसलिए कि जो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी रिक्वायर्ड होगी भागने के लिए वो मीट नहीं कर सकेगा हार्ट, क्योंकि कमज़ोर हो गया हुआ है। इसी तरीके से लंग्स का भी यही है कि अगर फ़र्ज़ करें सुकड़ाव पैदा हुआ हुआ है, अभी भले चाहे रिलीफ है पेशेंट को, लेकिन अगर वो ओवर एक्सर्ट करेंगे तो ऐसी सूरत में ऑक्सीजन डिमांड बॉडी की बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो जिस तरह दिल की धड़कन तेज़ होती है, इसी तरह रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 16 से बढ़कर 18, 20, 22 तक भी पहुंच सकता है। अब ऐसी सूरत में उसको जल्दी जल्दी उसमें ऑक्सीजन जानी है और जल्दी बाहर निकलने का कार्बन, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सुकड़ाव है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो अमूमन एक्सर्ट नहीं करते एस्थमेटिक पेशेंट ज़्यादा। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कोई खाने पीने में एहतियात कर सकते हैं अस्थमा
इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम ग़िज़ाएँ भी डिस्कस करेंगे और पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है या कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे आपको अस्थमा में रिलीफ मिल सकता है। लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दमे पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, खुश खांसी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा देखें, ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है, बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी है कि अमूमन जो है ना ही बलगम है ना ही कोई और ओवर प्रोडक्शन हो रही है म्यूकस की, और आप जो है कंप्लेन कर रहे हैं सिर्फ गले से ऊपर की तरफ यानी खांसी हो रही है, और उसमें यानी छींके भी साथ में नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और हलक जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाता है। ये जिसे खुश्क खांसी, टिपिकल आप खुश्क खांसी कहते हैं। अच्छा, इसकी कई वजूहतें हैं। इसकी भी वजह एलर्जी है एक चीज़, और दूसरी चीज़ जो है वो आपका एनवायरनमेंट है। यानी अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश्क हवा चलेगी, ऐसी सूरत में आपने अगर देखा है, मुंह अगर आप खोल के चेक करें तो आपके तमाम एरिया, मुंह की लाइनिंग और पीछे की दीवार, ये बिल्कुल ग्लिसन होती है, चिकनी होती है। यानी इसमें एक फ्लूइड की एक हल्की सी लेयर होती है। सही। जब वो लेयर जो है वो ड्राई अप होना शुरू हो जाएगी हवा में खुश्की की वजह से, जहाँ पे ड्राई एयर ज़्यादा है, चाहे वो एयर कंडीशन के अंदर हो, बहुत सारे में आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में जहाँ पे ड्राई एयर ज़्यादा होती है, यानी बारिशें कम होती हैं, और वहाँ पर आपको, यहाँ जैसे मैं अगर कोयटा की पर्टिकुलरली बात करूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लम नज़र आती है। तो उसकी वजह ये होती है कि खुश्क हवा है। अब खुश्क हवा की सूरत में वो पीछे का पूरा तालू जो है, जो आपका पिछला हिस्सा है दीवार का, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, ये बिल्कुल ड्राई होके क्रैक होने लगता है। बाद वक़्त जो है, बाद वक़्त वो नज़ला जो है, उस अगर कभी आता भी है तो उसमें ब्लड भी आने लगता है, छोटे छोटे क्लॉट से आते हैं। ठीक है। और उसकी वजह यही होती है, क्रैकलिंग की वजह से होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे हम मजीद रहेंगे। अब एक कॉलर भी हम साथ में लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी, सुहेल बात कर रहा हूँ शकरगढ़ से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? डॉक्टर तारी से बात करना चाहता हूँ, फिर मुझे मसला है इसी जो बता रहे जी सुहेल साहब कहिए। जी 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 डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। डॉक्टर साहब से बात करना चाहते जी जी सुहेल साहब, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, कहिए। जी, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं कि मेरे ना गले से खारिश रहती है, नक से बहुत ज्यादा खारिश हो जाती है। ठीक है। ते नजला गिरता रहता, नक्को पानी चलता रहता, खांसी बहुत ज्यादा, शिका बहुत ज्यादा आती है, बहुत मसला। जी जी ठीक है। ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? हाँ जी, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? यो ही डिस्कस करना चाहते हैं, वो डॉक्टर साहब कौन सी जगह बैठे हैं, मैं स्पेशली प्रॉपर इसको चेक करवा लूँ। अच्छा ठीक है। देखिए बेसिकली मैं कराची से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, और क्लिनिक भी मेरा कराची में ही है। 12 मैंने जो ये टाइम रखा है 12 से 1, इवन जो कराची में भी हों या दूसरे शहरों में हैं, वो मुझे इस टाइम के दरमियान ज़रूर कॉल करें। ज़रूरी नहीं है कि वो क्लिनिक आके ही मुझे दिखाएं। तो जो आप कॉल पे मैं जहाँ तक एडवाइस कर सकता हूँ, जो आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं आपको गाइड कर सकूँ। और डॉक्टर साहब का नंबर भी आपके स्क्रीन पे मौजूद है, आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। जी क्लिनिक का भी और वैसे भी नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अच्छा, अब एक सिर्फ पॉइंट समझ लें कि ये जो इस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि नज़ला पीछे से गिरना, ये या बलगम पैदा होना और उसके साथ साथ नाक का बहना, ये बहुत कॉमन है। अच्छा, अब इसमें एंटी एलर्जी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बहुत सारी एंटी एलर्जी मेडिसिन आती है। अमूमन मुझे पेशेंट्स कॉल करके ये भी कहते हैं हमने तो ये वाली मेडिसिन भी खाई है। ज़रूरी नहीं है कि हर जो मेडिसिन है वो हर पेशेंट के ऊपर एक जैसा रिजल्ट दे। बाज़ औक़ात इसमें क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, बेसिकली बहुत सारी क्लासेस हैं। तो कुछ क्लास ऑफ ड्रग्स किसी में बहुत इफेक्टिव होती हैं और कुछ क्लास ऑफ ड्रग्स किसी में नहीं रिजल्ट दे रही होती। तो इसका मकसद ये नहीं होता कि डॉक्टर ने गलत एडवाइस किया है या वो आपके लिए नुकसानदेह या बेकार है, या ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी जो एफिकेसी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है, ये बिल्कुल वही वाली बात है कि अगर आपके सर में दर्द हुआ, बहुत सारे सिर्फ पैरासिटामोल का इस्तेमाल करते हैं और सर के दर्द में आराम आ जाता है, और बहुत सारे पेशेंट्स को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये वेरी कर सकता है। तो एंटी एलर्जी मेडिसिन चेंज की जा सकती है। क्रॉनिक अगर आपको लॉन्ग टर्म चल रहा है, काफ़ी अरसे से ये चीज़ चल रही है, तो उसके लिए जो एंटी एलर्जी मेडिसिन हैं जो कि क्रॉनिक दी जाती हैं, जो निकोटिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहलाती हैं,
वो भी हम एडवाइस करते हैं। तो आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, उनका क्लिनिक का नंबर भी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप उन्हें चाहें तो कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कोयटा की बात कर रहे थे, तो ये बताइएगा कि क्या वहाँ पे दमे के पेशेंट ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस? अच्छा नहीं, देखें ज़रूरी नहीं है, बात सिर्फ ये है कि खुश्क हवा के हवाले से जो आपने जैसे खुश्क खांसी की बात कही थी, अमूमन ये है कि जहाँ पर इवन अगर हम कराची में भी बैठे हैं और बाज़त सूख यानी ऐसी ड्राई हवा चल रही है जिसमें हवा में नमी का तनासुब जिसे हम कहते हैं वो अगर 30-40% पे आया हुआ है, तो ऐसी सूरत में एयर जो है बहुत ड्राई होती है। अब ये ड्राई एयर जो है वो अगर इसमें आप कहा इसीलिए जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए। अब इसको कैसे बचा जाए, यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, एक बात, क्योंकि आपका वाटर लॉस हो रहा होता है बॉडी से, एक, और दूसरा ये कि जिस रूम में भी हैं, जिस जगह पे भी आप हैं, उसको ह्यूमिडिफाई करें। अब ह्यूमिडिफाई यानी हवा में नमी के तनासिब को किस तरह घर में बढ़ाया जाए। ख़ासतौर पे रात को लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि जी हलक खुश्क हो गया, रात भर जो है वो छिल रहा है, हलक सुबह उठे तो चिपक रहा है। सर्दियों में भी ये बहुत कॉमन है। तो ऐसी सूरत में अगर पॉसिबल हो तो एक ह्यूमिडिफायर्स आते हैं अब तो, इलेक्ट्रिकल ह्यूमिडिफायर्स, वो आप घर में रख सकते हैं। फ्यूमिंग होती रहती है पूरे कमरे में, तो ऐसे इवन ओल्ड एज पेशेंट्स में ये कंप्लेन आती है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यही हद तक काफ़ी है। नहीं है तो एक कोई टॉवल लेकर उसको आप अच्छी तरीके से भिगो लें और उसको आप कमरे में टांग दें। अच्छा, अगर दरवाज़ा बंद है, आपके कमरे का ऐसे क्लोज है, तो आप उसको या टांग दें, खुला हुआ भी है, ऐसी सूरत में वो टंगा रहेगा, तो उसमें से जो वेपराइजेशन होगी वो आपके कमरे को ह्यूमिडिफाई करेगी। कुछ का आपने देखा है ना कि कभी ऐसा मौसम होता है कपड़ा फ़ौरन सूखता है और कभी आप पूरे दिन से शाम तक वो टांगे रहते हैं और उसमें सुखाव नहीं आता। उसकी वजह तनासुब का यानी एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। इसी तरह बॉडी का भी रिस्पॉन्स ये होता है कि अगर एयर बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो ऐसी सूरत में आपको ह्यूमिडिफाई करना पड़ जाता है। इलेक्ट्रिक जैसे बहुत ही कॉमन है, तो इलेक्ट्रिक केटल के अंदर अगर आप पानी डाल के सिर्फ रख देते हैं और उसका जो फ्यूम उड़ता रहेगा, सर्दियों की मैं खासतौर पर बात करूँ, लोगों को बहुत कंप्लेन है, बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ह्यूमिडिफाई होता रहेगा रूम, आपको जो खांसी खुश्क हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि जो दमे के पेशेंट हैं या जिनको खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनको गर्म ठंडे का इस्तेमाल के हवाले से भी आप बताइएगा कि पानी किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ठंडी गर्म होती हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल नाज़मीन, आपने सही कहा कि जो चेंज ऑफ क्लाइमेट है बेसिकली, चाहे वो एनवायरमेंटल हो या आप अगर उसको जैसे अभी आपने कहा कि गर्म ठंडी चीज़ का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए एजमेटिक पेशेंट्स को। एक वही जैसे हम एक नेचुरली बात करते हैं कि क्या उससे दमे का अटैक हो सकता है? बिल्कुल, ठंड के अंदर जो है सर्दियों में वैसे भी एजमेटिक पेशेंट्स में अटैक्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों के। तो डेफिनेटली उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, सीने को वार्म रखना चाहिए। टीनेजर्स जो हैं जो कि खुदा न खास्ता दमे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, अब वो यंग एज होती है ना, तो उसमें फ़िक्र नहीं करते, नहीं कुछ नहीं हो रहा, और वो एक कहते हैं टी शर्ट के अंदर सर्दियों में भी घूम रहे हैं, ये नुकसानदेह है। सीने को ढांपना ज़रूरी है, वार्म रखना ज़रूरी है चेस्ट को, तो ताकि एटलीस्ट जो हवा जा रही है एकदम से वो ठंडक का इफेक्ट डालेगी तो सुखड़ाव जल्दी पैदा होगा। ठीक है तो डॉक्टर साहब, ये एक आई डोंट नो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इससे पेशेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं? मैं जस्ट डॉक्टर साहब से पूछ रही हूँ आप लोग की आगाही के लिए कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई अटैक होता है और फौरी इमदाद ना मिलने की वजह से क्या दमे का पेशेंट एक्सपायर हो सकता है? अच्छा, वैसे सवाल बहुत है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बात ये है कि एज पे भी डिपेंड करता है, रिस्पांस पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग बहुत कम ऑक्सीजन के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं। जैसे हम अगर घर में बैठे और कहा जाए कि जी कौन कितनी देर तक सांस रोक सकता है, ये अक्सर हम स्विमिंग पूल्स में जब खेल रहे हो तो उसमें भी आपस में करते हैं शेयर। डेफिनेटली जिसका स्टेमिना कम है तो उसका रिस्पांस कम आएगा। ऐसा होता है ना कि 15 सेकंड में हाँफना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 मिनट्स को भी क्रॉस कर जाते हैं और सांस रोकने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब है कि लंग्स की जो कैपेबिलिटी है और बॉडी की जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी है खुदा ना खास्ता कि अगर कोई ऐसी इमदाद फौरी तौर पे ना मिले, फौरी तौर से मुराद जब तक उनके सांस में डिफ़िकल्टी हो रही है और कोई सपोर्टिव वहाँ नहीं है, तो ये जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लग जाएगी। इसकी वजह ये होगी ना कि ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है। अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट स्पैज़म हुआ है
तो डेफिनेटली इसका यानी कहा जा सकता है कि बिल्कुल इट कैन लीड टू डेथ, लेकिन अमूमन अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए कि बहुत कम ऐसा होता है। अमूमन ज़राए पैदा हो जाते हैं कि आप हॉस्पिटल तक रश कर जाते हैं या मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी, अक्सर आपके फेफड़ों में पानी जब जमा हो जाता है तब भी आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, और हम उस वक्त तक उसका इलाज हमें समझ नहीं आती कि हमें नॉर्मल खांसी है या हम किसी बीमारी में एक्चुअली मुब्तला हो गए, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट असल करेंगे? में देखें, जो फेफड़ों में पानी जमा होने का जो है ना सिलसिला, बेसिकली ये पल्मोनरी एडिमा। अच्छा, पल्मोनरी एडिमा जो है इसकी वैसे तो बहुत सारी कॉजेज़ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है वो लेफ़्ट हार्ट फेलियर है। यानी आपका जो दिल का लेफ़्ट वाला हिस्सा है वो अगर मुतासिर होगा, उसकी दीवारें कमज़ोर हो जाएंगी, तो ऐसी सूरत में जो है वो आपका समझें बैक फ्लो प्रेशर, हम इसको आम ज़बान में समझें कि पीछे की तरफ दोबारा प्रेशर बढ़ता है और लंग्स में कंजेशन पैदा होना शुरू हो जाती है। जब कंजेशन होगी तो फ्लूइड बढ़ेगा, और फ्लूइड लेवल जब ऊपर आना शुरू होगा तो लंग की जो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है उसमें फ़र्क आएगा। ठीक है। और ये इंतहाई सीरियस कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है पल्मोनरी एडिमा। जो भी जिनके हार्ट पेशेंट्स के वीक हैं, बेशुमार पेशेंट्स हैं, कार्डिक पेशेंट्स जो घरों में हैं इस वक्त भी, और जिनके इजेक्शन फ्रैक्शन जिसे EF कहते हैं वो अगर कम हुआ है 25-30% से कम है, तो अमूमन उनको ऑफ एंड ऑन जो है पल्मोनरी एडिमा के अटैक्स होते हैं। और उसकी वजह शायद ये होती है कि या तो ब्लड प्रेशर सही से रेगुलेट ना हो रहा हो, या सॉल्ट इंटेक कभी ज़्यादा हो जाए, पानी या वाटर इंटेक ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर उनका फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है और हार्ट पे लोड पड़ता है। जब हार्ट पे लोड पड़ेगा तो ऐसी सूरत में कंजेशन पैदा होगी। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? मेरे ना नाक में शदीद दर्द हो रही है, जी जी। और नाक की वजह से आंख में भी हो रही है, और एक साइड पे ना उल्टी साइड पे मेरे दर्द होती है। ठीक है। अच्छा, और कान के पास से ना मुझे जब मैं बोलती हूँ ना तो मेरे एक साइड पे ना तकलीफ हो रही है। किस जगह पे तकलीफ होती है बोलने से? दोबारा प्लीज़ रिपीट कीजिएगा। बेटा मेरे ना नाक में ना उल्टी साइड पे ना नाक में जी। ऊपर दर्द हो रही है, आंख के साइड पे। ठीक है। उसी वजह से आंख में भी दर्द हो रही है और पूरी साइड में दर्द हो रही है, उल्टी साइड पे। ठीक ठीक हो है, गया। हाफ साइड उनकी पेन करी। ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि एलर्जी की वजह से जो है वो सेक्रीशंस बढ़ रही हैं और नाक बंद हो रही हो, एक वजह। दूसरा ये है कि साइनस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो हमारे एथमोइडल और स्फेनाइडल साइनसेस हैं, यहाँ पर साइनसेस होते हैं, अगर वो ब्लॉक होंगे तो उसकी वजह से भी पेन होने लग जाता है। एक साइड पे भी हो सकता है, दोनों साइड पे भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो आपको चाहिए कि किसी वैसे करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उनको ये कंप्लेन, अमूमन इसमें या तो हम एंटी एलर्जी मेडिसिन देते हैं या फिर बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है। इसके साथ साथ अभी अगर आप घर में मौजूद नहीं निकल सकते हैं, नहीं दिखा सकती हैं, एटलीस्ट स्टीम इनहेल ज़रूर करें। स्टीम भाप लें और भाप का इस्तेमाल करें आँख के ऊपर कपड़ा रखने के बाद। मुंह और नाक से दोनों से सांस जो लेनी है, स्टीम कम से कम 5 से 6 मिनट 7 मिनट तक इसको आप स्टीम इनहेलेशन लें। और उसके बाद एक एंटी एलर्जी मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा ताकि पेन में भी कमी आए और ये जो आपके दर्द हो रहा है, कंजेशन है, इसमें भी कमी वाक़ हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी, आप बात करते हैं स्टीम की, तो अक्सर देखा गया है कि लोग जब स्टीम लेते हैं तो पानी के अंदर वो कुछ दवा भी डालते हैं, तो नॉर्मल या पानी का स्टीम ले सकते हैं या कोई दवा का डालना ज़रूरी है? जी देखिए, नॉर्मल सलाइन से अमूमन ये होता है कि डिस्टिल वाटर से नहीं करना चाहिए, प्योर डिस्टिल वाटर से। नॉर्मल सलाइन से आप जो हैं वो अगर नेबुलाइज कर रहे हैं तो नेबुलाइजेशन ख़ास तौर पे आप नॉर्मल सलाइन से करें। ठीक है। 0.45 या 0.9% नॉर्मल सलाइन आपको मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है, आप वो डाल के, अगर सिर्फ आपने नेबुलाइज करना है प्लेन। अच्छा, अमूमन जब आप कहती हैं मेडिसिन जैसे, तो जैसे मैंने कहा कि जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, जो आपके सांस की नालियों को फैलाने वाली जो मेडिसिन हैं, वो भी इसमें डाली जाती हैं। जैसे हम इनहेलेशन नहीं देते, जो पफ दिया जाता है, तो अगर आप पफ से नहीं कर रहे तो आप नेबुलाइजेशन के थ्रू हल्के हल्के वो ड्रग जो है वो वहाँ तक पहुँचती है और उसके बाद डायलेशन इफेक्ट देती है। तो मेडिसिन भी ऐड की जाती है। ठीक है, मतलब बेशक आप जो है वो मेडिसिन भी अपनी स्टीम में ऐड कर सकते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे गैस्ट्रिक की ट्रबल है, कोई अपने गैस्ट्रिक तो नहीं कहना चाहिए, कब्र है जो खतरनाक किस्म की कब्र है, जो पसमेशियस किस्म की है, जो जा ही नहीं रही। कभी जाती है तो थोड़ी सी देर के लिए वो इस तरह से कि वो बनते गोलियां बन के स्टूल आता है,
ठीक और है। वो भी थोड़ा सा आता है, निकल जाता है। और फिर मैं कोई दवाई ले लेता हूँ तो उससे होता है, लेकिन दवाइयों पर मैं रिलाई नहीं कर सकता कितने ज्यादा था, क्योंकि दवाई तो अच्छी चीज नहीं है। वो मुझे एक दवा देते हैं जो उससे कभी कभी मुझे कभी ठीक हो जाती है, स्काई लैक्स है ये, ठीक है। सल्फर लैक्स, ठीक है। तो इससे कुछ ठीक हो जाती है, लेकिन इसके अलावा तो फिर वही हाल हो जाता है। और पेट मेरा बहुत सूजा हुआ है, खासकर नाक से ऊपर का हिस्सा जो है। जी जी। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी एज 70 के करीब हो गई है अभी। ठीक है। और ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो आपको नहीं है? नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर कोई नहीं है। ठीक ब्लड है। प्रेशर कभी कभी सुबह के वक्त जो कि 92 91 डायस्टोलिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऊपर का बिल्कुल सही रहता है, 111 110 ऐसे। ठीक है। ठीक ठीक है। है। अच्छा, कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात होता ये है कि जो हमारी आंतों की मोटिलिटी है किसी भी वजह से, कोई भी अननोन बात कॉज ही नहीं पता होती, और अननोन रीजंस की वजह से मोटिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक हो जाता है। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद 12 से 1 के दरमियान कॉल कीजिएगा इंशाल्लाह। मैं अगर आपसे वहाँ पे रीजनली डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का डॉक्टर साहब। Thank you हमारा very much. बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, हमारा टाइम इख्तिताम पर है। 1 घंटा कैसे गुजर जाता है एज़ यूजुअल हमें बिल्कुल पता नहीं लगता है। कल इंशाल्लाह जो है हम बात करेंगे कुर्बानी के हवाले से, ईद उल अज़हा के भी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप जो है वो एहतियात कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने गोश्त को प्रिजर्व कर सकते हैं और कितने अरसे के लिए आप इस गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जाते जाते एक ही बात कहूँगी, कोई बीमारी जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे ही छोटी बीमारी भी अगर आपको लाहक हो जाती तो प्लीज़ फौरी आप अस्पताल का रुख करें, फौरी आप किसी डॉक्टर से रुजू करें और इसका इलाज जो है वो टाइम पे स्टार्ट कर दें। ऐसा ना हो कि आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएं। नाज़रीन, कल मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। मेरी और डॉक्टर साहब की कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।